दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी नाटक पार्ट 3, द्विवेदी युगीन नाटक। इससे पूर्व हमने हिंदी नाटक पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं और उसके अलावा एक हिंदी नाटक की संक्षिप्त वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर पूर्ण रूप से नाटकों का विकास या इतिहास हमने दर्शाया है। लेकिन आप नाटक के पूरे साहित्य को यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो सिलसिलेवार तरीके से ये वीडियो, जिसके 6 या 7 पार्ट बनेंगे, देखनी अनिवार्य है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पूर्व आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य के सभी बिंदुओं को आप तथ्यवार तरीके से, बेहतर तरीके से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझ सकें। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। द्विवेदी युगीन नाटक, हिंदी नाटक पार्ट 3 में भारतेंदु के अनंतर साहित्य का जो दूसरा उत्थान हुआ, उसके प्रमुख प्रेरणा केंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी नाटकों के ऐतिहासिक विकास क्रम में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान भारतेंदु की तुलना में इतना नगण्य है कि नाटक के क्षेत्र में द्विवेदी युग को अलग से स्वीकार करना और महत्व प्रदान करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। भारतेंदु के अवसान के साथ नाटक के इतिहास के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ह्रास के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अपने युग की समस्याओं को नाट्य रूप प्रदान करने का जो अदम्य साहस भारतेंदु युग के लेखकों में दिखाई पड़ा था, उसके दर्शन द्विवेदी युग में नहीं होते। इसके कई कारण थे। प्रथम तो हिंदी के नाटककारों में नाटक के सूक्ष्म नियमों एवं विधियों की योजना की क्षमता न थी। दूसरे, नाटकों के इस उदयकाल की सामाजिक स्थिति विक्षोभ पैदा करने वाली थी। इस प्रवृत्ति ने कुछ कर बैठने की प्रेरणा तो दी, किंतु भावों और विचारों को घटनाओं के साथ कलात्मक ढंग से नियोजित करने के लिए मानसिक संतुलन नहीं प्रदान किया। तीसरे, आर्य समाज के आंदोलन के लेखकों पर सुधारवादी जीवन दृष्टि और शास्त्रार्थ शैली का प्रभाव पड़ा, जो निश्चय ही नाटकों के कलात्मक विकास में बाधक हुआ। चौथे, पाश्चात्य कॉमेडी के अंधानुकरण के कारण भारतेंदु के उपरांत हिंदी साहित्य में प्रहसनों की प्रवृत्ति भी पनप उठी। प्रहसनों की वृद्धि ने साहित्यिक एवं कलात्मक अभिनयपूर्ण नाटकों की रचना में व्याघात उपस्थित किया। पांचवें, द्विवेदी युग नैतिकता और सुधार का युग था। नैतिकता और आदर्श के प्रतिस्थापन में उनकी दृष्टि संस्कृत के नाटकों की भांति उदारवादी थी। अतएव भारतेंदु युग की नवीनता प्रवृत्ति युग के स्वभाव के अनुकूल न थी। अतः कठोर नीतिवादी अथवा आदर्शात्मक बुद्धिवाद के फलस्वरूप द्विवेदी युग भारतेंदु युग की परंपरा को अग्रसर नहीं कर सका। उपर्युक्त सभी कारणों के फलस्वरूप आलोच्य युग में मौलिक नाटकों की संख्या अत्यल्प है। अनुवाद कार्य पर अधिक बल रहा है। मौलिक नाटकों में साहित्य की दो धाराएं प्रमुख हैं: साहित्यिक नाटक, शौकिया रंगमंच, और मनोरंजन प्रधान नाटक, व्यावसायिक पारसी रंगमंच। साहित्यिक नाट्यधारा को विकसित करने के उद्देश्य से अनेक नाटक मंडलियों की स्थापना की गई, जैसे प्रयाग की हिंदी नाटक मंडली, कलकत्ते की नागरी नाटक मंडली, मुजफ्फरनगर की नवयुवक समिति आदि। इनमें हिंदी नाट्य समिति सबसे अधिक पुरानी थी। सन 1893 ईस्वी में यह रामलीला नाटक मंडली के रूप में स्थापित हुई थी। इसके संस्थापकों में प्रमुख थे पंडित माधव शुक्ल, जो स्वयं अच्छे अभिनेता और रंगकर्मी थे,
और जिन्होंने राष्ट्रीयता चेतना प्रचार प्रसार के लिए नाटकों को सशक्त माध्यम बनाया था। किंतु हिंदी रंगमंच जनता की सस्ती रुचि के कारण अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। फलतः नाटक का साहित्यिक रूप ही सामने आया। संख्या की दृष्टि में आलोच्य काल में लिखे गए नाटक कम नहीं हैं, किंतु मौलिक नाटकों के नाम पर ऐतिहासिक पौराणिक प्रसंगों को ही नाटकों में या कथोपकथन में परिवर्तित कर दिया गया। अध्ययन की सुविधा के लिए आलोच्य युग के नाटकों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक उपादानों पर रचित नाटक, रोमांचकारी नाटक, प्रहसन और अनुदित नाटक। पौराणिक नाटक हृदय की वृत्तियों को सत्य की ओर उन्मुख करने का प्रयास भारतेंदु युग के नाटकों में बहुत पहले से होता आ रहा था। द्विवेदी युग से इन वृत्तियों के उत्कर्ष के लिए पौराणिक आख्यानों का निसंकोच ग्रहण किया गया। आलोच्य युग में पौराणिक नाटकों के 3 वर्ग देखने को मिलते हैं: कृष्ण चरित्र संबंधी, रामचरित्र संबंधी तथा अन्य पौराणिक पात्रों एवं घटनाओं से संबंधित। कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में राधाचरण गोस्वामी कृत श्रीदामा 1904, ब्रजनंदन सहाय कृत उद्धव 1909, नारायण मिश्र कृत कंसवध 1910, शिवनंदन सहाय कृत सुदामा 1907 और बनवारी लाल कृत कृष्ण तथा कंसवध 1910 को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। रामचरित्र संबंधी नाटकों में राम नारायण मिश्र कृत जनक बड़ा 1906, गिरधर लाल कृत रामवन यात्रा 1910 और गंगा प्रसाद कृत रामाभिषेक 1910, नारायण सहाय कृत रामलीला 1911 और राम गुलाम लाल कृत धनुष यज्ञ लीला 1912 उल्लेखनीय हैं। अन्य पौराणिक घटनाओं से संबंधित नाटकों में महावीर सिंह का नल दमयंती 1905, सुदर्शनाचार्य का अनार्थ नल चरित्र 1906, बांके बिहारी लाल का सावित्री नाटिका 1908, बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार 1909, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी 1907 और हनुमंत सिंह का सती चरित्र 1910, शिवनंदन मिश्र का शकुंतला 1911, जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912, बद्रीनाथ भट्ट का कुरुवन दहन 1915, माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध 1916, हरिदास माणिक का पांडव प्रताप 1917 तथा माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध 1918 महत्वपूर्ण है। इन नाटकों का विषय पौराणिक होते हुए भी पारसी रंगमंच के अनुरूप मनोरंजन करने के लिए हास परिहास, शौखी और छेड़छाड़ के वातावरण का ही आधार ग्रहण किया गया है। ऐतिहासिक नाटक पौराणिक नाटकों के साथ ही इस काल में कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, जिनमें गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमाल 1903, शालिग्राम कृत पुरु विक्रम 1905, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति ऊदल 1909, कृष्ण प्रकाश सिंह कृत पन्ना 1915, बद्रीनाथ भट्ट कृत चंद्रगुप्त 1915, हरिदास माणिक कृत संयोगिता हरण 1915, जयशंकर प्रसाद का राजश्री 1915 और परमेश्वर दास जैन का वीर चोड़ावत सरदार 1918 महत्वपूर्ण है। इन नाटकों में प्रसाद के राजश्री नाटक को छोड़कर किसी भी नाटक में इतिहास तत्व की रक्षा नहीं हो सकी। सामाजिक राजनीतिक समस्या परक नाटक द्विवेदी युग में भारतेंदु युग की सामाजिक राजनीतिक और समस्या परक नाटकों की प्रवृत्ति का अनुसरण भी होता रहा है। इस धारा के नाटकों में प्रताप नारायण मिश्र कृत भारत दुर्दशा 1903, भगवती प्रसाद कृत वृद्ध विवाह 1905, जीवनानंद शर्मा कृत भारत विजय 1906, रुद्रदत्त शर्मा कृत कंठी जनेऊ का विवाह 1906, कृष्णानंद जोशी कृत उन्नति कहाँ से होगी 1915, मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मी लानश 1915 आदि कई नाटक गिनाए जा सकते हैं। नाट्य कला की दृष्टि से विशेष महत्व न रखते हुए भी ये नाटक समाज सुधार और नैतिकतावादी जीवन दृष्टि से युक्त हैं। व्यावसायिक दृष्टि से लिखे नाटक इस युग में पारसी रंगमंच सक्रिय रहा, जिसके लिए निरंतर रोमांचकारी, रोमानी और धार्मिक नाटक लिखे जाते रहे।
पारसी नाटक कंपनियों के रूप में व्यवसायी रंगमंच का प्रसार भारतेंदु युग में ही हो चुका था। इस काल में ओरिजिनल थिएट्रिकल कंपनी विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी, एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी, जुबिली कंपनी आदि कई कंपनियां गुलबकावली, कनकतारा, इंद्रसभा, दिलफरोश, गुलफरोश, यहूदी की लड़की जैसे रोमांचकारी नाटक खेलती थी। रोमांचकारी रंगमंची नाटककारों में मोहम्मद मियाँ रादक, हुसैन मियाँ जर्राफ, मुंशी विनायक प्रसाद तालिब, सैयद मेहंदी हसन एहसान, नारायण प्रताप प्रसाद बेताब, आगा मोहम्मद हश्र और राधेश्याम कथावाचक उल्लेखनीय हैं। इनमें राधेश्याम कथावाचक और बेताब ने सुरुचिपूर्ण धार्मिक सामाजिक नाटक भी लिखे, किंतु पारसी रंगमंच का सारा वातावरण दूषित ही रहा, जिसने द्विवेदी युग में नाट्य लेखन की धारा को कुंठित कर दिया। प्रहसन। इस काल में अनेकानेक स्वतंत्र प्रहसन भी लिखे गए। अधिकांश प्रहसन लेखकों पर पारसी रंगमंच का प्रभाव है, इसलिए वे अमर्यादित एवं उच्च श्रृंखला हैं। प्रहसनकारों में बद्रीनाथ भट्ट एवं जीपी श्रीवास्तव के नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। भट्ट जी के मिस अमेरिका, चुंगी की उम्मीदवारी, विवाह विज्ञापन, लबड़ धोधों आदि शिष्ट हास्यपूर्ण प्रहसन है। जीपी श्रीवास्तव ने छोटे बड़े अनेक प्रहसन लिखे। इन प्रश्नों में सौष्ठव और मर्यादा का अभाव है। अनुदित नाटक। मौलिक नाटकों की कमी द्विवेदी युग में अनुदित नाटकों द्वारा पूरी की गई। सामाजिक तथा राजनीतिक अशांति के इस वातावरण में लेखकों को हिंदी नाटक साहित्य की हीनता स्पष्ट दिखाई देती थी। अतः कुछ थोड़े उदात्तवादी परंपरा के लोगों का ध्यान संस्कृत नाटकों की ओर गया, परंतु अधिकांश का अध्ययन बंगला तथा पाश्चात्य नाटकों की ओर ही अधिक था। संस्कृत से लाला सीताराम ने नागानंद मृच्छकटिकम, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव और मालविकाग्निमित्र और सत्यनारायण कविरत्न ने उत्तर रामचरित्र का अनुवाद किया। अंग्रेजी से शेक्सपियर के नाटकों हेलमेट, रिचर्ड द्वितीय, मैकबेथ आदि का हिंदी में अनुवाद भी लाला सीताराम ने किया। फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार ओलिवर के नाटकों को लल्ली प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अंग्रेजी के माध्यम से अनुदित किया। बंगला नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत करने वालों में गोपाल राम गहमरी स्मरणीय हैं। उन्होंने बनवीर, बभ्रुवाहन, देशदशा, विद्या, विनोद, चित्रांगदा आदि बंगला नाटकों के अनुवाद किए। बंगला नाटकों के अन्य समर्थ अनुवादक रामचंद्र वर्मा तथा रूपनारायण पांडे हैं। उन्होंने गिरीश चंद्र घोष, द्विजेंद्र लाल राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, मनमोहन गोस्वामी, ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर तथा क्षीरोद्र प्रसाद के नाटकों का अनुवाद किया। पांडे जी के अनुवाद बड़े सफल हैं। उनमें मूल नाटकों की आत्मा को अधिक सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार भारतेंदु युग तथा प्रसाद युग को जोड़ने वाले बीच के लगभग 25-30 वर्षों में कोई उल्लेखनीय नाटक नहीं मिलता। भले ही प्रसाद युगीन नाटककारों की आरंभिक नाट्य कृतियां द्विवेदी युग की सीमा में आती हैं, परंतु आगे चलकर उनकी नाट्य कृतियों में जो वैशिष्ट्य आता है वह उन्हें द्विवेदी युग के लेखकों से पृथक कर देता है। द्विवेदी युग में हिंदी रंगमंच विशेष सक्रिय नहीं रहा। इस युग में बद्रीनाथ भट्ट ही अपवाद स्वरूप एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने नाटकीय क्षमता का परिचय दिया है, किंतु इनके नाटक भी पारसी कंपनियों के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। उनमें उत्कृष्ट साहित्यिक तत्व का अभाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि द्विवेदी युग में हिंदी नाटक का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति में भारतेंदु युग में हुआ, और हिंदी नाटक के साथ साथ हिंदी रंगमंच भी वह आयाम नहीं छू सका। उसके अनेक कारण हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। पारसी रंगमंच का प्रभाव और मनोरंजनात्मक, अश्लीलतात्मक दृश्यों और इन सब चीज़ों के प्रभाव के कारण रंगमंच वृद्धि नहीं कर पाया। इन सब कारणों की वजह से
मौलिक नाटक बहुत कम लिखे गए और उनका अभिनय भी उतनी महत्वपूर्ण दृष्टि से नहीं हो पाया। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। यदि आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो को लेकर के या हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के अन्य टॉपिक से संबंधित, तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।